मैं नुपुर सिन्हा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, मारवाड़ी कॉलेज, रांची। आज हम सेमेस्टर 4 के पेपर CC09 के चैप्टर 2 को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हम थॉमस हॉब्स के प्राकृतिक अवस्था संबंधी विचारों को रखेंगे। थॉमस हॉब्स की गिनती विश्व के महानतम राजनीतिक दार्शनिकों में की जाती है। उनका जन्म 1588 में इंग्लैंड में हुआ था। तत्कालीन परिस्थितियों ने उनके विचारों पर अत्यधिक प्रभाव डाला और उन्हें यह विश्वास था कि एक शक्तिशाली राजतंत्र के बिना देश में शांति और सुव्यवस्था की स्थापना नहीं की जा सकती। उनका मानना था कि एक राजनीतिक समाज पर मनुष्य के स्वभाव का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है और इस मानव स्वभाव के आधार पर ही उन्होंने प्राकृतिक अवस्था का चित्रण किया है। राज्य की उत्पत्ति से पूर्व की स्थिति को हॉब्स प्राकृतिक अवस्था की संज्ञा देते हैं। मानवीय स्वभाव के चित्रण के आधार पर वे प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य की स्थिति को बतलाते हैं। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था निरंतर युद्ध की स्थिति थी। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का शत्रु हुआ करता था। प्राकृतिक अवस्था में जीवन का एक ही नियम था और वह नियम प्रत्येक मनुष्य को उसके जीवन की रक्षा की पूरी स्वतंत्रता प्रदान करता था। अपने जीवन यापन के लिए जो जिसे मार सकता था उसे मार देता और उसे लूट लेता। सभी व्यक्ति एक दूसरे से लड़ते और श्रेष्ठ बनने का प्रयत्न करते। वैसे समाज में उचित, अनुचित, न्याय और अन्याय का कोई स्थान नहीं था। धोखा और शक्ति ही मनुष्य के मुख्य गुण समझे जाते थे। इस प्रकार हॉब्स द्वारा प्रतिपादित प्राकृतिक अवस्था मुख्यतः अराजकता की स्थिति होती थी, जहाँ व्यक्ति का जीवन सदैव खतरे में होता था। इस अवस्था में युद्ध जैसी ही स्थिति बनी होती थी और व्यक्ति का जीवन पाशविक होता था। हॉब्स द्वारा प्रतिपादित प्राकृतिक अवस्था के आधार पर इस अवस्था की कुछ विशेषताएं बतलाई गई हैं। पहली विशेषता यह है कि इस अवस्था में नैतिकता का अभाव था। सभी मनुष्य अपनी मानसिक भावनाओं से प्रेरित होकर कार्य किया करते थे। वे हिंसा और हत्या को ही ठीक समझते थे। नैतिकता की कोई कसौटी नहीं थी। दूसरी विशेषता यह है कि इस व्यवस्था में न्याय और अन्याय के विचार का अभाव था। हॉब्स कहते हैं कि समाज में इन तत्वों का तब तक अभाव रहेगा जब तक कि मनुष्यों के ऊपर शासन करने वाली कोई शक्ति नहीं होगी। प्राकृतिक अवस्था की तीसरी और अंतिम विशेषता यह है कि इस अवस्था में वैयक्तिक संपत्ति का अभाव था। किसी की संपत्ति स्थायी नहीं होती थी। जिसके पास शक्ति हो